साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में आईएएस की पत्नी और बेटी ने खुदकुशी की। अलग कमरों में पंखे से लटके मिले शव। 2 दिन पहले आईएएस बीके बंसल के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी। सुसाइड नोट में सीबीआई पर परेशान करने का आरोप। कानपुर के एक अस्पताल में मोबाइल चोरी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बड़ी ही चतुराई से एक चोर ने एक महिला मरीज का मोबाइल चुराया और चलता बना। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। प्राइम न्यूज का प्राइम इंपैक्ट। गाजियाबाद के एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लोनी इलाके के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मिले थे कीड़े। परिजनों ने किया था हंगामा। नहीं रुक रही है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज में घूसखोरी। सिद्धार्थनगर में रिश्वत लेते कैमरे पर कैद हुआ लेखपाल। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 39 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुजफ्फरनगर के लोगों को मिली 1000 करोड़ की सौगात। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। चेतावनी देते हुए कहा, खेद जताइए या केस का सामना कीजिए। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को ठहराया था जिम्मेदार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की आंच पर खूब सियासी रोटियां हमारे प्रदेश और देश में सेकी गईं। जिस पार्टी को जब मौका मिला उसने मुजफ्फरनगर दंगों को वोट पाने का हथियार बना लिया। सियासी दलों ने पीड़ितों के जख्मों पर अपने अपने तरीके से मरहम लगाने की भी खूब कोशिश की, लेकिन पीड़ितों के जख्म भरे नहीं, आज भी हरे हैं। हालांकि हम यहां पीड़ितों के जख्म नहीं कुरे देंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर की फिजाओं में हो रही सियासी हलचलों का जिक्र जरूर करेंगे। वो भी इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश के युवा, ईमानदार और बेदाग छवि वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे और करीब 1000 करोड़ रुपए की सौगात मुजफ्फरनगर को दी। मुजफ्फरनगर में 39 योजनाओं का तोहफा देने के साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिले को आज से 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 24 घंटे मुजफ्फरनगर को बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने एक इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक का नामकरण पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। बड़ा सवाल यह कि क्या सीएम की सौगात मुजफ्फरनगर के जख्मों को भर देगी? सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अचानक मुजफ्फरनगर की याद क्यों आई है? अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सवाल है कि क्या मुजफ्फरनगर में फिर वोट की फसल उगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? चुनावी साल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का ऐसा मानना है कि सीएम इस कार्यक्रम के जरिए वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की कमान संभालने के बाद अखिलेश यादव 3 बार मुजफ्फरनगर आ चुके हैं, लेकिन इस बार सीएम के मुजफ्फरनगर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले वो दंगों के दौरान और फिर मंत्री चित्तरंजन के निधन पर मुजफ्फरनगर आए थे, लेकिन इस बार ठीक चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर को जिस तरह से सौगातें दी गई, उससे साफ लगता है कि वोटरों को मुख्यमंत्री लुभाना चाहते हैं। दरअसल यूपी की सियासत में कांग्रेस की धमाकेदार एंट्री ने सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ाई हैं, ऐसा विश्लेषक मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरह दूसरी पार्टियां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टकटकी लगाए हुए हैं। सवाल है कि सीएम अखिलेश यादव का मिशन मुजफ्फरनगर कितना कामयाब होगा और क्या इससे मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म भरेंगे? प्राइम एजेंडा आज इसी पर है।
आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी आ चुके हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के युवा नेता, राज्य सरकार में राज्य मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज वो हमारे लखनऊ स्टूडियो पहुंचे हुए हैं। नावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। के शुक्ला जी, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस डिबेट में है। के शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। नावेद साहब, सवाल सीधा आप ही से है, चूंकि आज मुख्यमंत्री ने दौरा किया है मुजफ्फरनगर का और इस दौरे पर काफी चर्चा हो रही है। 1000 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर को दी है। तमाम जो दूसरी घोषणाएं की हैं उसमें बड़ी घोषणा हम दर्शकों को बता रहे थे कि 24 घंटे बिजली देने का वादा उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता से किया है। लेकिन सर, सवाल बहुत सीधा है जो तमाम विपक्षी भी उठा रहे हैं, वो ये कि क्या इससे मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म भरेंगे? क्या एक ईमानदार और युवा मुख्यमंत्री की ये ईमानदार पहल है या फिर वोट की फसल काटने की तैयारी है, लिहाजा इस तरीके से सौगातें बांटी जा रही हैं? नावेद सिद्दीकी साहब। देखिए, जो जख्म की बात आप कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में दिए गए, वो पूरी तरह से प्रायोजित थे, वो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड थे। और आप मीडिया के हैं, समझते होंगे स्पॉन्सर्ड और प्रायोजित क्या होता है। हाँ, लेकिन ये है राजीव भाई के दर्द और जख्म जो हैं वो पूरे नहीं होते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हद तक आराम और हल्के हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि उनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। लेकिन जो आज इस दंगों से रिलेटेड ना देखिए, आप ये देखिए कि एक उत्तर प्रदेश के वजीर आला, एक हरदिल अजीज, बासलाहियत, बासलीका अखिलेश यादव जी, ये पहली बार नहीं दिया है किसी जिले को। जब से मुख्यमंत्री बने हैं सन 2012 से उत्तर प्रदेश में कई जगह गए हैं, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, कई जगह का लोकार्पण किया है, कई चीज़ों, कई सौगात दी हैं, कंप्यूटर बांटे हैं, लैपटॉप बांटे हैं, बच्चों को क्या नाम है, एम्बुलेंस वगैरह भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बांटी गई हैं, 108, 102, काफ़ी चीज़ें दी हैं। अगर हम गिनवाएंगे तो पूरा डिबेट में मेरे ख्याल से शायद हम ही को बोलना पड़ेगा और बाकी वक्ता जो है वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, इसको उस नज़र से देखिए, इसको दूसरे चश्मे से देखिए। और अभी भी अब सरकार में जो हमें पूरे जो सीटें मिली हैं, जो मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की आवाम ने जो हमको दिया था, ये मैंडेट काबिले तारीफ था। हम सम्मान करते हैं जनता का और अभी भी हमें डिलीवर करने के लिए काफी वक्त है। तो जो अब इसको चुनाव से भी ना जोड़ के देखा जाए कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए वो मुजफ्फरनगर गए या इसलिए सौगात दे रहे हैं। अभी भी हमारे पास 9 महीने बाकी हैं ये काम करने के लिए, और 9 महीने में तो ऊपर वाला भी दे देता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है हमारी, तो हमने जो वादे किए थे, जो डिलीवर करना था, वो हम अपना काम कर रहे हैं और अपने डिलीवर कर रहे हैं। यानी नावेद साहब, आप कह रहे हैं कि ये वादों का डिलीवरेंस है, हमारा साथ देगी, ये वादों का डिलीवरेंस है। ये सौगात दरअसल उसी नजरिए से देखी जाए, ऐसे किसी और सियासी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। के शुक्ला जी, सहमत या असहमत? क्या वाकई उसी नजरिए से इसे देखा जाए जैसा कि नावेद साहब कह रहे हैं, या फिर इनका एक खास नजरिया है? एक नजरिया वो भी था जो मुजफ्फरनगर में हमने देखा था। देखिए, चुनावी वर्ष है और जैसा कि नावेद जी ने कहा कि चुनाव में अभी 9 महीने बाकी। चुनाव 9 महीने के अंदर होंगे या 6 महीने के अंदर भी हो जाएं, कोई ताज्जुब की चीज नहीं होगी, क्योंकि जो इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की अंदरूनी हालत हो रही है जी, उसमें कब क्या हो जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए चुनावी वर्ष में हर पार्टी अपने कार्यक्रम लेके आती है, हर पार्टी वोटरों को लुभाने का प्रयास करती है, और निश्चित रूप से इस चुनावी वर्ष में यदि मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर गए हैं और वहां वो 30 परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं या घोषणा करते हैं, तो चुनावी वर्ष में बहुत सी ऐसी घोषणाएं होती हैं जिनका क्रियान्वयन करने की स्थिति तो बाद में हमारे पास आनी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं अपनी पार्टी की स्थिति को प्रदेश में देखते हुए। तो हमें घोषणा करनी है, किसी तरह हमारे कुछ वोट बढ़ेंगे, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, इसके लिए पूरा वो प्रयास करेंगे। अभी नावेद भाई ने कहा कि लैपटॉप देने की योजना, पिछले चुनाव में घोषणा की थी समाजवादी पार्टी ने कि हम हर स्कूल के विद्यार्थियों को लैपटॉप देंगे। कुछ समय तक लैपटॉप दिए गए, फिर लैपटॉप योजना को वापस ले लिया गया।
अब लैपटॉप योजना का वितरण बंद है, लैपटॉप का वितरण बंद है। संभवतः हमको स्मरण नहीं आ रहा है, साइकिल वितरण भी बंद हो चुकी है। तो चुनाव के साल में जो घोषणा किया गया वो अब आने वाले चुनाव 5 साल के अंदर उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये चुनावी घोषणाएं होती रहती हैं और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में जो स्थिति हो गई है कानून व्यवस्था को लेकर, इनके अंदरूनी झगड़े लेकर, माफियाओं को पनाह देने को लेकर, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने को लेकर, इन सब चीजों से समाजवादी पार्टी का सिंहासन बुरी तरह डोल रहा है और उस बुरी तरह डोले हुए सिंहासन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है, मूल सवाल ये के शुक्ला जी, मूल सवाल ये कि इससे क्या जख्म भरेंगे मुजफ्फरनगर के लोगों को? दंगों के तौर पर जो जख्म मिले 2013 में, क्या उससे भरेंगे या नहीं भरेंगे? इस चुनावी कोशिश में ये कोशिश कारगर होगी या बेकार साबित होगी? यही तो बड़ी अच्छी, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि जिसने जख्म दिया है वो दवा देने का प्रयास कर रहा है। जख्म भी इन्होंने दिया, मरहम भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब मुजफ्फरनगर की भी जनता, प्रदेश की जनता इनके कारनामों से परिचित हो चुकी है, इनकी कथनी से परिचित हो चुकी है, इनकी करनी से परिचित हो चुकी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, इनके वरिष्ठ नेता चचा जान ने खुद ही कह दिया गाजियाबाद में कि हम देशद्रोहियों के साथ, गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ खड़े हुए मजबूती से नजर आते हैं समाजवादी पार्टी। नावे साहब जवाब दीजिए। ये शिव गोपाल जी का बयान है। ठीक है, नावे साहब जवाब दीजिए। शायद आपके टीवी में भी दिखाया गया है। जवाब दीजिए नावे साहब। इसलिए सच वो जो सर चढ़ के बोले। ठीक है, जवाब जी देखिए, राजीव भाई हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आदरणीय के शुक्ला साहब बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर, और मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका बहुत इज्जत करता हूं, और ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। और इनका ये फर्ज है, क्योंकि अगर ये नहीं कहेंगे तो देखिए, गुंडों की पार्टी इन्होंने शुरुआती यहां से की कि गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर, हमें मालूम था ये लेके आएंगे, हमें मालूम था ये आएंगे। शुक्ला जी पूरा कर लेने दीजिए, नावे साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आएंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा है, शुक्ला जी बहुत सीनियर हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी, कि एक उंगली अगर हम किसी की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ इशारा करती हैं। इन्होंने हमको तो गुंडा बता दिया, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बता दिया। क्या ये पीछे की तरफ ले जाएंगे? इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे, और इतिहास के पन्ने पलट के क्या ये गोधरा के कुछ पन्ने पलटेंगे? क्या ये गुजरात के कुछ पन्ने पलटेंगे? क्या ये एक तड़ी पार इंसान की जिंदगी के बारे में बताएंगे? क्या ये बताएंगे गुंडा कौन सबसे बड़ा है? ये बताएं कि कौन गुंडा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है? वो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे तो इनके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए देखिए, ऐसा है कि वक्त जो है वो हर इंसान को आईना दिखा देता है। भले ही अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। हम अपना काम कर रहे हैं, अभी 9 महीने बाकी हैं, और जो हमें डिलीवर करना है अभी हम वो करेंगे। अभी हम चुनाव की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। चुनाव तो दूर दूर तक, अखिलेश जी यही कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी हम कोई चुनाव की तैयारी नहीं। अभी जो जनता से वादे किए थे, अभी जनता ये डिलीवर करने का हमारा टाइम है। ये अभी हमें जनता को डिलीवर करके देना है जो मैंडेट उन्होंने हमको दिया था, तो वो भी हम अपना काम कर रहे हैं। हम अभी ताज एक्सप्रेस वे भी लॉन्च कर देंगे, और देखिएगा 2 अक्टूबर को हम मेट्रो भी चला देंगे। गांधी जयंती के दिन हम मेट्रो भी चला देंगे, और ये सारी चीज हम कर देंगे। ठीक है, हम जरा पीयूष जी को इस चर्चा में ले आए, फिर के शुक्ला जी से हम आपकी बात का जवाब लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नावे साहब हम जरा चला देंगे। ठीक है शुक्ला जी, हम जरा पीयूष जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लें, उसके बाद आपकी टिप्पणी लेते हैं। शुक्ला जी, हम कुछ और सवाल लेकर आपके पास आएंगे। पीयूष जी, हम कैसे देखें इसे बहुत ईमानदारी के साथ? 2 तरह की स्थिति है, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ और उसके बाद हमारे प्रदेश में जैसी सियासत हुई हर एक राजनीतिक दल की तरफ से, उसमें आज का जो मुख्यमंत्री का दौरा है और उसमें हज़ारों करोड़ की जो सौगात है, क्या हम उसे चुनावी चाशनी, वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश वगैरह वगैरह इस तरीके से देखें, या फिर एक सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है इस नज़रिए से देखें? कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है मुख्यमंत्री की कोशिश में? देखिए राजीव जी, साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि अब चूँकि चुनाव करीब हैं
और अभी तक क्यों नहीं मुजफ्फरनगर की याद आई अखिलेश जी को ये पैकेज देने के लिए, बल्कि आज तो उनकी इस घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं, जैसे एक गाने का के बोल हैं, बहुत देर कर दी सनम आते आते। तो वही हाल है आज मुजफ्फरनगर लोग यही कह रहे हैं, अगर आपको ये देना था, अगर आपको हमारी सुध लेनी थी तो आप 2 साल पहले आए होते, ताकि आपने जो योजनाएं घोषित करी है वो फलीभूत होती। आज आपकी ये गारंटी नहीं है कि अगले 2017 में आप जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये योजनाएं आप कब इनको जमीन पे उतारेंगे और क्या फायदा मिलेगा। दूसरा, जो 24 घंटे बिजली देने की बात आज आपको याद आ रही है, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2012 के चुनाव में कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 24 घंटे बिजली यानी मिलेगी। जो मुख्यमंत्री, जो मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री ने कहा, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वादा था। जी हाँ, बिल्कुल वादा था। तो जब वो वादा नहीं हो पाया पूरा, आज उत्तर प्रदेश में बिजली की बिजली का उतना संकट नहीं है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, और क्योंकि उत्तराखंड से भी ये बिजली लेते हैं, तो मिल नहीं रही। आज मुजफ्फरनगर में जाके इन्होंने घोषणा कर दी है, तो वो बाकी जनता कहाँ गई उत्तर प्रदेश की? उनके लिए तो आपने वादा, उनके पूरी जनता से वादा किया था आपने। आज भी ये हालात है कि नोएडा जैसे शहर में भी जो है आपको कभी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, 8 घंटे 6 घंटे बिजली गायब रहती है। तो यही सवाल उठा देता है सीधे सीधे कि ये निश्चित रूप से उनका जो दौरा था, ये पूरा चुनावी दौरा था, और चूंकि इस समय हर पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, तो चूंकि सरकारी पार्टी है, सरकार में है, उनके पास अभी देने को बहुत कुछ है जनता को, जाके उन्होंने ये दिया है। तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निश्चित रूप से उनका दौरा एक चुनावी दौरा था, और जो घोषणाएं की हैं, मरहम लगाने का काम करेंगी सर? क्या उसमें कामयाबी हासिल होगी? देखिए, कामयाबी, क्योंकि जख्म बड़े गहरे हैं। जी हाँ, बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। वो अगर उसी तत्काल उसी समय अगर प्रयास किए जाते, जिस तरह से आपको याद होगा जब दंगे हुए थे उसके बाद किस तरह से वहां के लोगों को कैंप में ले जाया गया था, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, सरकार तक ने सुध नहीं ली थी उनकी बहुत दिनों तक, बुरा हाल था वहां उनका। और उसके बाद तो समझ लीजिए तुरंत अगर सुध ली भी तो 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद बहुत बुरे हालत में थे वहां के लोग। तो लोगों के घाव बहुत गहरे हैं, सिर्फ ये घोषणाओं से और ये पैकेज देने से उनके घाव वो भरेंगे नहीं। और अगर मैं तो यही कहता हूं कि अगर देने थे आपको, उनको राहत पहुंचानी थी, उनकी जिंदगी बदलनी थी, तो आज 2 साल पहले आप ये घोषणा करते, ताकि जिस तरह से आप मेट्रो का काम तेजी से लगा रहे हैं, जो शहरी जनता है उनके लिए आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं कि हाँ भाई मेट्रो हम अक्टूबर में, अभी नकवी साहब कहते हैं अक्टूबर में शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर को, तो क्यों नहीं आपने ये 2 साल पहले घोषित किया, और जो है कि मुजफ्फरनगर में ये सारी योजनाएं आपकी वहां फलान्वित हो जाती और लोगों को वाकई राहत मिलती उनको। नावेद सिद्दीकी साहब, ये 2-3 पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। आपको ये करना था, थोड़ा पहले कर दिया होता, इतनी देर क्यों कर दी? क्यों आप 4-5वें साल का इंतजार करते रहे? शायद ये जो अब किया तब हो गया होता तो ज्यादा राहत मिलती। जो 24 घंटे बिजली की बात मुख्यमंत्री ने कही है, वो आपके घोषणा पत्र का वादा था, और सिर्फ एक जगह, एक जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए था। आपको नहीं लगता काफी देर हो गई? देखिए, दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हों कुछ रोज में भर जाते हैं। तो जख्मों की यहाँ बात आप कर रहे हैं, हम लोग कोशिश ये करें, हम भी और आप भी, मीडिया का भी, क्योंकि आप 4th पिलर हैं राजीव भाई, और सम्मानित चैनल से ताल्लुक रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग मिल करके जख्मों को भरने का काम करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें, इस प्रदेश की तरक्की का सोचें, इस मुल्क की तरक्की का सोचें। और अगर आज मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, अभी पीयूष जी के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी सम्मानित पत्रकार हैं, पीयूष जी ने कहा कि आज ये वहाँ जाने की अब क्या ज़रूरत थी। तो अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। अब यहाँ पे जिस तरह से इतने बड़े प्रदेश को देखना, इतने बड़े प्रदेश को मैनेज करना, इतने प्रदेश को चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सब जगह जाना और हर एक के हिस्से में कुछ चीज़ आए, ये ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमने जो ये कोशिश की है, हमारी सरकार ने जो कोशिश की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि अभी हर दरवाजे पे अगर आप जाइए उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, तो कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जिनके दरवाजे तक कोई सुविधा ना पहुंची हो, कोई सुविधा ना पहुंची हो किसी दरवाजे तक। ऐसा हो नहीं सकता। इतना भारी डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में। जी सिर्फ पार्टी का प्रचार करने के लिए अगर हम सिर्फ निकल पड़े, अभी हम सिर्फ प्रचार करें तो ये काम ना करें,
तो यही कहा जाएगा, यही पीयूष जी आपके चैनल पे बैठ के कहेंगे कि देखिए अभी 9 महीने बाकी थे, मुख्यमंत्री जी ने अभी से प्रचार शुरू कर दिया, जनता ने जो इनको जनता का करीब 1 साल के करीब का जो हक है जनता का, जो राइट था जनता का, जिसमें इनको काम करना चाहिए था, इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया और ये अपनी पार्टी के प्रचार में अगले इलेक्शन के लिए चुनाव की तैयारी में लग गए। तो देखिए भाई वाह, चित भी आपकी और पट भी आपका। हम जाएं तो कहां जाएं पीयूष साहब, हम जाएं तो कहां जाएं, आप लोग बता दीजिए वो जगह जहां हम जाके छुप जाएं। नहीं, क्योंकि छुपने की चित भी जरूरत आपकी नहीं है। और पट भी आपका, जो आप कहें वही हम लोग करें। नहीं देखिए नावेद भाई, छुपने की जरूरत नहीं है, जरूरत है काम करने की। ये काम पहले, मेरा कहने का मतलब था काम पहले होना चाहिए था। उनके घाव में मरहम, आपको देखिए जो चोटिल होता है, जिसको घाव लगे होते हैं, तो पहले उसको अटेंड किया जाता है, न कि आपको लंदन जाना पड़ता है, न कि बर्थडे मनाने आपको लंदन जाना पड़ता है। जो चोटिल है, जो जिसके घाव लगे हैं, उसके घाव को आपको मरहम देने के लिए आपको बहुत पहले जाना पड़ता है। मेरा सवाल यही है कि आज आपको सुध क्यों आई उनकी। ये काम अगर आपको लगता था कि बहुत दिक्कत में वो लोग हैं, मुजफ्फरनगर के लोगों को काफी दिक्कत में है, तो ये काम आपको 2 साल पहले करना चाहिए था, ताकि 2 साल के अंदर आपकी ये योजनाएं जो है फलीभूत हो जाती और लोगों में खुशहाली मिलती। आज आपको अभी यही गारंटी नहीं कि अगले चुनाव में जनता आपको भेजेगी वापस कि नहीं भेजेगी वापस, तो आप ये योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। ये उसी तरह है जिस तरह मोदी जी ने, ये उसी तरह है नावेद भाई, ये उसी तरह जिस तरह मोदी जी ने जो है लगातार इस तरह की घोषणाएं करी है कि 2022 में जो है सबको जो है कि घर मिल जाएंगे। वही है, आपका भी वही हिसाब किताब मुझे लगता है। सब कुछ घोषणाओं पर निर्भर है। नावेद जी जवाब दीजिए, फिर हम शुक्ला जी के पास जाएंगे। अब से थोड़ी देर में मनोज त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं। नावेद साहब जवाब दीजिए। राजीव रघुनंदन साहब, ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी छुट्टी लेकर अगर चले गए बाहर विदेश, तो खास तौर से ये एक न्यूज बन गई कि देखिए वो बाहर गए। और हमारे प्रधानमंत्री, बताइए जनता ने कितनी उम्मीदों से उनको जिताया। भाई आपके मुख्यमंत्री समाजवादी हैं, आपके मुख्यमंत्री समाजवादी हैं, आपके मुख्यमंत्री समाजवादी हैं, प्रधानमंत्री समाजवादी नहीं है, वो तो पूंजीवादी हैं। हम डिबेट पर टिके रहे, हम इशू पर बने रहे। नावेद साहब, तो क्या 2 मूल बातें हैं आज की इस डिबेट की। एक तो ये कि जो इतना बड़ा पैकेज मुजफ्फरनगर को दिया गया है, 5 साल के वादों को, राजीव भाई सुनिए, राजीव भाई एक मिनट बोलिए नहीं, हमने अपने 5 साल के वादों को 4 साढ़े 4 साल में हमने पूरा कर दिया। बिजली कहाँ गई? क्या है कि अपने वादे बिजली पूरे का कर वादा चुके हैं, हम प्लस में चल रहे हैं। चाहे ताज एक्सप्रेसवे ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, हम प्लस में चल रहे हैं। अभी हमने वादे पूरे कर दिए। हाँ, दूसरे दल क्या कहते हैं जरा ये भी तो देख लीजिए। दूसरे दल कहते हैं, अमित शाह साहब ने कहा था, के शुक्ला साहब बैठे हैं, ये जानते हैं, अमित शाह साहब ने कहा था कि देखिए 2014 के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि हमारी सरकार आ गई है, लेकिन ये ना समझिएगा कि सब हम 5 साल में कर लें, कम से कम हमको 15 साल दीजिए। और 15 साल आप देंगे तब कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी विकास कर पाएगी, अच्छी तरीके से भारत को एक ऊंचे स्तर पर ला पाएगी। ये कहना है अमित शाह साहब का, जो एक इंपोर्टेड लीडर है, जो गुजरात से ला करके उत्तर प्रदेश में थोप दिए गए हैं, जो आज ये कहते हैं कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की अब वो कमान संभालेंगे सारी चीज। तो बताइए उनको 15 साल चाहिए, हमने तो अपने 4 साल में कर दिया। अच्छा, और हम अब थोड़ा सा वक्त बाकी, जनता से कहते हैं कि जो काम रह गए हैं हमें एक मौका और दीजिए, हम 5 साल के अंदर और पूरा कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो सिर्फ एक शुक्ला जी आपके बगल में बैठे, और हमें पूरा यकीन है, आप अभी अमित शाह जी का जिक्र कर रहे थे, बिहार में रिपीट हुए, तमिलनाडु में शुक्ला जी आपके बगल में ही बैठे, सर राय ले लेते हैं उनसे। अब हम उत्तर प्रदेश में के शुक्ला साहब 2-3 चीजों पर टिप्पणी करिएगा। जी बोलिए। आप रघुनंदन जी, अभी नावेद भाई ने कहा कि इंपोर्टेड लीडर, माने इंपोर्ट किए गए लीडर हैं। वो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो पहुंचे हैं। वहां से वो एक महामंत्री के नाते उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हवाई वादे नहीं करता है, समयबद्ध वादे करता है। प्रधानमंत्री, अभी जैसा कहा जा रहा था आपके चैनल में कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए कि 2022 में ये पूरा होगा, 2019 में ये पूरा होगा, 2017 क्यों? 15 लाख रुपए कब आएंगे? वादा कर रहे हैं 15 लाख रुपए कब मिलेंगे गरीबों को? जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोगों ने, जो आपने 15 लाख रुपए का वादा किया था हर गरीब के खाते में होगा, वो कब आएगा? हम जो वादा वो क्या वादा नहीं था क्या?
हम जो वो आ वादा गए, करते आ गए हैं उन भाई। वादों को अरे अरे वो आ आप गए। पहले उत्तर प्रदेश में रुकिए और अभी आप अपना समय का इंतजार करिए। पहले हमें ठीक है, लेकिन सारी के बातों शुक्ला का जी, जवाब देने दीजिए। देखिए, एक तो आज वरना डिबेट बीच में अगर मुजफ्फरनगर मैं पर। बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर ठीक। आप लोग बोल भी नहीं नहीं पाएंगे। के शुक्ला जी, एक तो हम डिबेट पर बने रहे, जहां इशू हम पर लोग बने बात रहे। कर रहे हैं पहले वहां रखिए, उस बातों का भी जवाब आपको ठीक मिल है, जाएगा। डिबेट मुजफ्फरनगर बीच में पर अगर है, हस्तक्षेप मुख्यमंत्री करेंगे के तो दौरे मैं पर भी है, किसी को बोलने 1000 नहीं करोड़ की सौगात पर है। शुक्ला जी, देखिए, अभी नावेद सिद्दीकी साहब आपने आपके कहा कि बगल में 24 बैठ के ये घंटे कह रहे थे। प्रदेश में बिजली देने का वादा हुआ, लेकिन बिजली घंटे का वादा पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, हम केवल उसी सवाल पर आ रहे हैं। केवल इटावा और कन्नौज में 24 घंटे बिजली दी गई। के शुक्ला जी, हम उसी केवल सवाल पर आ रहे हैं। कन्नौज और इटावा में 24 घंटे बिजली दी गई। ठीक है, के शुक्ला जी। मुजफ्फरनगर के कैंप में जब आम वहां का निवासी परेशान हो रहा था, तो इटावा में जो मेला लगता है वहां फिल्मी कलाकारों के साथ जो लीला रची जा रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, एक एक कलाकार को बुलाने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लाखों रुपए दिए गए। मुजफ्फरनगर जो दंगों वहां के पर साथ कार्यक्रम हो रहा ये एक था, और बड़ी उस त्रासदी है कार्यक्रम की जिसका आप लिंकअप हमेशा हो चिंता जाता करने है की पीयूष दिखाइए जी, कि कि मुजफ्फरनगर हम मौज दंगों मना का रहे थे, जिक्र हम होते ही यात्री कर रहे सैफई थे। महोत्सव भी और बीच में चला आता है। जो कोई ऐसी डिबेट नहीं इसमें सैफई महोत्सव का जिक्र न हुआ हो। अब मनोज जी अभी हमारे साथ जुड़े, उनकी हम एक टिप्पणी ले लें, फिर इस ओपन डिबेट में जाएंगे। एक बार के शुक्ला जी, नावेद जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री है, प्रवक्ता है, उनकी भी एक टिप्पणी सुन ले, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, हम मुजफ्फरनगर के मुख्यमंत्री के दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। 1000 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी है। वहां सार्वजनिक मंच से यह कहा है कि अब मुजफ्फरनगर की जनता को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमारा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की इस सौगात से मुजफ्फरनगर के जख्म भर जाएंगे, और क्या ये एक अच्छे मुख्यमंत्री का देर से उठाया गया कदम नहीं है? जो राहत पहले ही मिल जानी चाहिए थी किसी पैकेज या सौगात के तौर पर, जो आज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या वो बहुत पहले नहीं होना चाहिए था? मनोज जी, राजीव जी, बस आ रहे हैं, सुन लीजिए, बिल्कुल आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। मनोज जी को सुन लीजिए बस। राजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस टाइम ये घटना घटी गई थी, पहले में तो उस घटना के लिए आज भी बड़ा हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तहजीब थी, जमुना यमुना जो तहजीब कहलाई जाती थी, उसका हमने ख़त्म कर दिया। उस तहजीब को हमने, भाईचारे की जो एक राजनीति थी, हिंदू मुसलमान और हर बिरादरी की जो बैठ के राजनीति थी, उसको ख़त्म कर दिया। अगर आपके याद हो, सिवाय सोनिया, एक मिनट मेरा नावेद भाई, अभी आप पे भी नावेद भाई अभी आप पे भी आता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ, मैं स्वयं वहां गया हुआ था, मैं कैंपों में गया हुआ था, वहां पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी गए, मायावती जी ने भी वहां पे जाकर के नहीं देखा, मुलायम सिंह जी स्वयं जो मुसलमानों के लिए बड़े मसीहा का काम करते थे, बातों से बनते थे, वो स्वयं नहीं गए वहां पर। नंबर 3 बात, मैंने स्वयं वहां पर देखा कि जो बच्चे थे उनको खिलौने नहीं थे, वो बच्चे को दंगे का नहीं पता थी परिभाषा, वो बच्चा नंगा घूम रहा था। ये घर जिसका उजड़ता है वो दर्द वो जानता है। 4 साल बाद आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि 1000 करोड़ से उनका दर्द जो है आप उनका पूर्ति कर देंगे? आपको लगता है कि आज एक दिन में क्या मकान बन जाएगा? क्या एक दिन में उन लोगों के जख्म भर जाएंगे 1000 करोड़ देके? ये सब राजीव जी सिर्फ सत्ता में आने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक ढकोसला है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी बार उन लोगों के पास जाके वो मिले, कितने मंत्रियों को उन्होंने भेजा उनका दर्द जानने के लिए, उस पर कितनी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अभी भी जो राजनीति होगी, अब मैं आपको ये चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी, ये 1000 करोड़ तो सिर्फ एक झुंझुना दिया है जनता को, बेचारे को बहकाने के लिए। असली राजनीति शुरू होगी अक्टूबर नवंबर से। जो हिंदू मुसलमान, एक मिनट नावेद भाई, अल्टीमेटली इन लोगों को दिख रहा है कि इनका वजन धरती से खिसक रहा है, और हिंदू मुसलमान का कार्ड दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर खेलेंगे, ताकि मुसलमान मेरे पाले में आ जाए और हिंदू उनके पाले में चले आए। इस गंदी राजनीति का ये भी एक मिनट, वो भी होगा। आप ही की बारी, नावेद जी आप ही की बारी, आप ही जवाब देंगे, खत्म करने दीजिए। आपने कितनी सारी आप बस आएंगे, शुक्ला जी आएंगे, शुक्ला जी आएंगे, एक एक करके, इस बात का जवाब दीजिए। एक एक करके सबको जवाब देने का मौका मिलेगा। 10 सेकंड में खत्म करेंगे। नाइक, ठीक, नावेद जी जवाब दीजिएगा, खत्म करने दीजिए। शुक्ला जी सुन तो लीजिए। हाँ,
राजीव जी पहले राजू छोटा भाई किसान एक बात है। बताइए कि एक आपके मिनट सुन सुन लीजिए शुक्ला जी, पहले नावेद जी से जवाब लेंगे, फिर आपसे जवाब लेंगे। खत्म करें। डॉक्टर नाइक को सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है। शुक्ला जी मेरी भी सुन लीजिए। डॉक्टर नाइक को देशभक्त नाम मानती है। ठीक, आप मान लिया, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, मान लिया हिंदू मुस्लिम का कश्मीर काम आप करते हैं। अरे ठीक मैं है, कश्मीर शुक्ला देख जी। तो रहे हैं। मनोज जी, कश्मीर 10 देख सेकंड रहे में हैं। बात पूरी एक करें। मिनट में जो मुजफ्फरनगर, केवल मुजफ्फरनगर पर बनी रही तीस है, बात पूरी घंटे करें। ढकेल हाँ। रखा था। बस 10 सेकंड में। हाँ, हमारा जो गन्ना, एक मिनट शुक्ला जी सुन तो लीजिए सर। हाँ, हमारा जो हब है वो वहां पे किसान का हब है। उसमें हमारे यहाँ कोई किसान जो जमींदारा है वो कोई 500 बीघे 200 बीघे कोई जमींदारा नहीं है। हमारे यहाँ 10 बीघे के, 5 बीघे के, 25 बीघे, 50 बीघे, और 50 बीघे 100 बीघे जब कोई ऊपर 50 बीघे से ऊपर चलता है तो उसे हमारे यहाँ बड़ा जमींदार मानते हैं। उन किसानों का पेमेंट उनका नहीं हुआ, जिनके घर जल गए वो लोग मांगते रहे, जिनके घर उजड़ गए कि मेरा गन्ने का पेमेंट तो करवा दो। वहां पे सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव जी की सरकार थी। क्या उन गन्ना पेमेंट हो पाया? ठीक, अब जवाब लेते हैं। नावेद जी अब जवाब दीजिए। एक साथ कई चीजें आपके सामने रख दी। बहुत नहीं, इन्होंने एक साथ कई चीजें रख दी हैं। बहुत हास्यास्पद बात है ये कि जो त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता होकर यहां पर बैठकर बोल रहे हैं, ये कल जरा अपनी शीला दीक्षित जी का बयान सुन लेते। और शीला जी ने कहा है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो भाई आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, जरा कांग्रेस पे अध्ययन करके आया कीजिए। आप तो यहाँ बुराई कर रहे हैं अखिलेश जी की, और जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आप लेके आए वो तारीफ कर रही है। तो ये बताइए, जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तारीफ कर रहा है तो यहाँ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने का के लिए आए, उसी से महसूस कर गई होंगी थोड़ा बहुत। अरे जनाब आप अपने को करेक्ट करिए। उसी से महसूस कर रही आप होंगी। आप अपने मनोज जी आप अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्हें यूपी के बारे में कम पता है। अभी नहीं पता होगा। अखिलेश यादव जी की कल उन्होंने, आप ये मान रहे हैं कि उन्हें यूपी के बारे में उतना पता नहीं है। अगर पता होता तो मुख्यमंत्री को अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता। अखिलेश यादव जी के बारे में वो अखिलेश जी को मेरे को नहीं लगता अखिलेश जी के लिए इतनी अच्छी बातें पहले सोची होंगी अध्ययन कहीं। करके अरे नावी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है। ये इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने ऐड देख करके कोई कमेंट किया होगा कि हाँ अखबारों तारीफ राजीव जी आ रहे सर, आ रहे तो करेंगे। नावेद जी वो स्टेटमेंट होता है, नावेद जी को पूरा कर। आपने दुआ नहीं सुना। उन्होंने कहा जिस हिसाब से विज्ञापन दिया गया है पूरे एक एक पेज के दिल्ली तक में और कलकत्ता तक में वो ऐड छप रहे हैं, उस हिसाब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अच्छा होना चाहिए था। मतलब जमीनी हकीकत पता नहीं। नहीं मनोज जी, जमीनी हकीकत शीला जी को पता नहीं, वो भी विज्ञापन देखकर ही राय बना रही उन्होंने उस पर कमेंट्स किया था। उन्होंने उस पर कमेंट किया। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। पहले नावेद साहब, एक दूसरे से मिल गए। शुक्ला जी पहले नावेद साहब को पूरा कर लेने दीजिए। नावेद साहब को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं शुक्ला जी। नावेद साहब को पूरा करने दीजिए। हाँ नावेद साहब बोलिए। नावेद साहब आवाज मिल रही है, बोलिए प्लीज। उनका हेडफोन निकल गया। नावेद साहब बोलिए, आपकी बारी है, जवाब दीजिए मनोज जी के आरोपों का। पूछिए। वो एयरपीस गिर गया था, माफ कीजिए, बताइए। नावेद भाई बस ये बताइए, उन गरीबों को घर अभी तक क्यों नहीं मिले जिनके घर उजड़ गए? वो आप ही के साथी थे, मुस्लिम भाई थे, देश के प्रदेश के, कहीं ना कहीं वो नागरिक हैं। आप जब जाके देखिए, अभी भी तंबू में रह रहे हैं वो लोग। ठीक, उन लोग मदरसों में रह रहे हैं वो लोग, जाकर के उनसे पूछ लीजिएगा जाकर के। सरकार सबके लिए काम कर रही है। सुनिए, सरकार की हमारी जो योजनाएं हैं सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए लगातार काम हो रहा है और सबको हर चीज सुविधा हमारी सरकार खत्म होने से पहले सब तक मिल जाएगी। आप सुनिए, सबको चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं अभी 9 महीना इंतजार कीजिए। अभी ऐसा है कि लास्ट नहीं है कि इलेक्शन नहीं शुरू हो गया या खत्म नहीं हो गई चीजें। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया, आपने बात घुमा दी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने विधायकों से तैयार रहिए, ये चुनाव दिसंबर जनवरी में भी हो सकते हैं। 9 महीने नहीं रहेगी सरकार। मुख्यमंत्री जी कब चुनाव करा दे अभी आपको भी नहीं पता, माफ कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ चुका है कि अपने मुलायम सिंह जी का भी, कि अपने क्षेत्र में तैयारी करिए, ठीक है। चुनाव दिसंबर चलिए में भी हो ब्रेक सकते ले हैं। लेते हैं, एक ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। मनोज त्यागी जी जो बात सामने रख रहे हैं और नावेद साहब जो भरोसा दिला रहे हैं कि अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, चुनाव अभी उतने भी करीब नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतने इंतजार की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या हमारे देश और प्रदेश की सियासत में ये चलन ही हो चुका है कि जो होगा वो चुनावी साल में होगा, चाहे जख्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर दौरे से और वहां 1000 करोड़ की दी गई सौगात से क्या मुजफ्फरनगर के जख्म जो हैं वो भर जाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, मनोज त्यागी, प्रवक्ता और संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस, दोनों ही मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ नोएडा नावेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के युवा नेता, सरकार में राज्य मंत्री के शुक्ला जी, वरिष्ठ सीनियर बीजेपी लीडर, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। इसी सवाल को अब जरा हम पलट के पूछ लेते हैं। हम जरा इस सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहते हैं। के शुक्ला जी बताइए कि अगर कोई सरकार चुनावी साल में ही सही मरहम लगाने की कोशिश करती है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है राजू जी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि चुनाव का वर्ष है। चुनाव किस समय होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। 9 महीने में भी, आप नावेद भाई कह रहे हैं 6 महीने में भी हो सकते हैं, 3 महीने में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही नहीं सर, तो इसमें गलत क्या है? क्यों विपक्षी पार्टियों को सियासत ज्यादा दिखाई देती है? हम नहीं, इसमें हमने पहले ही आपसे कहा इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम वादे करेंगे। चुनाव वर्ष में पार्टियां वादा करती हैं, अपना मैनिफेस्टो लाएंगी, अपनी विचार रखेंगे, अपने कार्यक्रम घोषित करेंगे। इनकी चूंकि सरकार है, सरकार के रूप में आपने जो कार्यक्रम ये पूछा कि मुजफ्फरनगर में इतनी देर में उन्होंने घोषणा की है और 30 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ये सारी घोषणाएं की, तो मुजफ्फरनगर एक विशेष परिस्थिति में वहां समस्या थी, वहां इतनी देर से क्यों गए? तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए कहते हुए तो आप इनकी तारीफ कर सकते हैं। जाति के शुक्ला जी, देर आए दुरुस्त आए कहते हुए तो आप इन्हें साधुवाद दे सकते हैं कम से कम। नहीं,
अगर वो वादे जो रखे इन्होंने घोषणा की है उसको ये 9 महीने में जो जैसे नावेद भाई कह रहे हैं उसका 50% भी पूरा कर ले जाएं, लेकिन इनका रिकॉर्ड ये बताता है कि कोई वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। लैपटॉप की घोषणा की, कितने बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है? लैपटॉप की योजना वापस ले ली गई। गूगल पे देख साइकिल देने की घोषणा हुई, कितने लोगों बच्चों को साइकिल मिल रही है, वापस ले लिया गया। के घोषणाएं करना अलग होता है, उनका क्रियान्वयन उनको मतलब आपकी आपत्ति है कि घोषणा करके छोड़ देते हैं, घोषणा सिर्फ घोषणा के लिए रहती है। ठीक है शुक्ला जी, बात है जरा इसी सवाल को मनोज जी से पूछ लें, उसके बाद जरा हम उसके बाद नावेद साहब के पास जाएंगे। मनोज जी, हम ये सवाल अब दूसरे तरीके से रखना चाहते हैं। अगर कोई सरकार, भले ही चुनावी साल हो, कोई सरकार चलाए, 1 साल तो चुनावी साल होता ही है, अगर वो कहीं मरहम लगाने की कोशिश करती है तो विपक्ष उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति क्यों ढूंढता है? क्यों उसे साधुवाद नहीं देता? देखिए, ये विपक्ष का काम होता है कि सिर्फ कमियां ढूंढना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। नहीं, सिर्फ कमी ढूंढना। अगर सही होता, सच मैं बताऊं, अगर सही होता तो कोई विपक्ष कोई नहीं बोल पाता। यही घोषणा अगर 2 साल पहले कर दी होती, 2.5 साल पहले कर दी होती तो कोई विपक्ष नहीं बोलता। मैं दावे से आपके साथ नहीं सर, 2 साल पहले नहीं की, अब कर दी, सब तो गलत हो गया। हाँ, मतलब गलत करनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं, गलत ये है। नावेद साहब सुन लीजिए, हम जरा सवाल को दोनों तरफ से पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। हमको महीना बताइए। नहीं, नावेद साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, पहले मनोज जी की बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, और सभी जनता के लोग जितने भी प्रतिनिधि कहीं भी होते हैं सब वो जानते हैं कि चुनावी वर्ष में ये जो घोषणा है, अगर आज मैंने घोषणा कर दी, ये आप भी जानते हैं कि उसको कागजी रूप, एक मिनट, कागजी रूप में आने में, कागजी रूप में आने में उसको कितना टाइम लगता है। टेंडर होते हैं, किसी चीज की कोई व्यवस्था की एक सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कम से कम 6, 7, 8 महीने ले लेती है। इतने अधिसूचना जारी हो जाएगी कागजों की, ये सिर्फ कागजी झुंझुना दे दिया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, इन्होंने कहा कि घोषणा करना बड़ा अच्छा बात है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि नावेद भाई की, शुक्ला जी की, ये सिर्फ दिखावे की नूरा कुश्ती हो रही है। दोनों मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर अब विकास की राजनीति आप देखिएगा, ये घोषणाएं हैं, इनको लोग भूल जाएंगे। 2 से 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे की राजनीति होगी। कौन याद रखेगा घोषणा में किसको क्या मिल रहा है? आप सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। सुनिए, लाशों पे राजनीति जो आप लोग कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए थी नावेद भाई। आपको खुद लड़ते मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। हम सवाल से दूर जा रहे हैं, आपने कम से कम मनोज जी, हम सवाल से दूर जा रहे हैं। अभी इस तरह के सवालों का माहौल बना नहीं है, थोड़ा और चुनावों को गरमाने दीजिए। हम सवाल से दूर जा रहे हैं। हम जरा पीयूष जी की टिप्पणी ले लें, फिर नावेद साहब से हम इस तीनों टिप्पणियों का जवाब लेंगे, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं हम उस पर भी जाएंगे, क्योंकि अब सारी विपक्षी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, और अब सरकार इस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्यों फोकस कर रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा इस चुनाव में क्या कुछ खास निकलने वाला है? लेकिन पहले मूल सवाल, पीयूष जी, अगर कोई सरकार लेट भी हो जाए, जैसा कि ये लोग हो गए, तो क्या विपक्ष की चिंता ज्यादा जायज है, जिसमें ये लकूना लगा रहे हैं कि साहब वो घोषणा इसलिए घोषणा रह जाती है क्योंकि उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, अधिसूचना जारी हो जाएगी, इनके हाथ बन जाएंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे? या फिर इस बात के लिए कम से कम साधुवाद इन्हें दिया जाना चाहिए सरकारी पक्ष को कि ठीक है साहब, आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आप 2 साल पहले नहीं दे पाए, अब आपने दे दिया, चलिए जल्दी से करके दिखा दीजिए। पीयूष जी। नहीं राजीव, देखिए, विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना, क्योंकि वो विपक्ष में बैठा है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर विपक्ष में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सरकार के ही अगर स्वर में स्वर मिलाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनसे जो ये कह रहे हैं पूरा पूर्णतः अपेक्षित है, वही। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भूमिका अपेक्षित है, वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है साथ में कि ठीक है, आपको पूरा हक है और आपको करना भी चाहिए, आप इस तरह की घोषणाएं करिए, इस तरह के कार्यक्रम दीजिए जनता को। लेकिन मेरा कहना यही है सिर्फ कि देखिए, ठीक है, आपने देर से भी किया तो ठीक है, तो इस तरह की आप कार्यक्रम देते जो कि फौरी तौर पे क्रियान्वित हो सकती है, जिसका तुरंत लाभ जनता को मिलता, तो चाहे चुनाव में उसका फायदा आपको भी मिलता। लेकिन अब मान लीजिए बिजली का मुद्दा है, ठीक है, क्या मुजफ्फरनगर की जनता को कल से 24 घंटे बिजली मिलने वाली है? ये नहीं कहा गया।
अगर कल से 24 घंटे उनको बिजली मिलती है तो बहुत बड़ी राहत होगी उन्हें। तो मेरा सवाल यही है कि ठीक अच्छी बात है, आप कहिए सबकी सुध लेनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री को एक मुखिया को लेनी चाहिए, देर से भी आए चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप 30 योजनाएं क्यों घोषित कर रहे हैं? क्या उनको आप फलीभूत करा पाएंगे 9 महीने में? क्या आप वो घोषणाएं करते जिनका एक हफ्ते में, महीने भर में उसका परिणाम सामने आता और लोगों को थोड़ी राहत मिलती? मेरा सवाल सिर्फ यही है, जनता को लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। ठीक है नावेद साहब, बहुत जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। आलोचना इस बात की है कि साहब जो एग्जीक्यूशन होना है वो कैसे होगा, कितनी चीजों का होगा, इस पर ज्यादा दिक्कत है। आप देर से आए कोई समस्या नहीं है, ये बताइए क्या कल से 24 घंटे बिजली मिलना सुनिश्चित हो जाएगा? चिंता इस बात की है क्या जो दंगा पीड़ित लोग हैं, अभी भी जो शिविरों में, कैंपों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या सरकार अब दुगनी तिगुनी तेजी से काम करेगी? क्या यह सुनिश्चित हो जाएगा कि 2-3 महीनों में उनका पुनर्वास बेहतर तरीके से हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। राजीव भाई, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रॉपर चैनल होता है। मुख्यमंत्री जी ने, वजीर आला साहब ने जाके वहां पर ये सारी चीजें की, ये घोषणा की और आज वहां कई सौगात दी। अब इसके बाद जो वो वहां कह के आए हैं, इसके ऊपर लगातार काम तेजी से शुरू हो गया और आज ही से शुरू हो गया। दीपक सिंघल साहब भी इस पे एक्शन में आ गए हैं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, और के सारी चीजें, जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने कही हैं और जो वादे किए हैं, इनको तत्काल और जितनी ए सैप जिसे कहते हैं, एज सून एज पॉसिबल, ए सैप इसको करिए और लगातार लोगों को सुविधा उनके घर तक पहुंचाइए। तो सारी चीजें जो है तेजी से हो रही और तेज काम हो रहा है। के शुक्ला साहब ने अभी एक इल्जाम लगाया कि घोषणा पे घोषणा हो रही, घोषणा और कुछ काम नहीं होगा। तो यानी कि ये देखिए, इन्होंने ये अपनी पार्टी की तस्वीर इन्होंने दिखाई। ये इन्होंने कहा कि घोषणा मोदी साहब ने कितनी कर डाली, काला धन और लोगों को नौकरी और बेहतर सबका साथ सबका विकास और सारी चीजें, लेकिन घोषणा ही रही वो 2 साल में सिवाय शौचालय के और कुछ बना नहीं है। गांव गांव में शौचालय, प्याज महंगी, आलू महंगा, टमाटर महंगा, अरहर की दाल तक महंगी हो गई। खाने को इंसान को है नहीं, शौचालय भेजे दे रहे हैं। अब खाएगा नहीं शौचालय, क्या कैसे चला जाएगा? इनसे के शुक्ला साहब से पूछिए इस बात का जवाब। हम तो आपको बता रहे हैं, ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगली इनकी तरफ जा रही है रघुनंदन भाई, और एक प्रॉपर चैनल के जरिए काम सारा होगा। केंद्र सरकार ने 65 रुपए किलो में दाल प्रोवाइड करने के लिए पूरा व्यवस्था करी। प्रदेश सरकार उस दाल को उठा नहीं रही है। प्रदेश सरकार, ये जो दाल की समस्या है, ये इसके ब्लैक मार्केटिंग की भी समस्या है, लेकिन प्रदेश की सरकार इसी अभी इस पर आ जाएगा कि गंगा की सफाई के लिए केंद्र ने इतने दिया, प्रदेश ने उतना लिया नहीं, वो पैसा कहाँ गया? फिर आ जाएगा कि हम इतना फंड देते हैं, ये उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो कहेंगे कि हमने इतना फंड मांगा था, हमें मिलता नहीं। इसी में चीजें खो जाते हैं। अच्छा ठीक है, के शुक्ला जी, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े सवाल पर ही आते हैं। त्यागी जी, के शुक्ला जी बोल रहे हैं, इसलिए हम वो सवाल कर लेना चाहते हैं। मैं नावेद भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। नावेद भाई, अगर आप कह रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री जी वाकई बहुत सीरियस हैं, 1000 करोड़ की हमने योजना कर दी। 1000 करोड़ बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा सा काम एक चीज करा सकते थे। एक मिनट तो सुन लीजिए सर। जो अभी मैं, हमारे पत्रकार पंत साहब बैठे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। कम से कम जो सरकार के हाथ में जो चीजें हैं, जो तुरंत जिससे जनता को जो आराम मिल सकता था, सुविधा मिल सकती थी, वो तो दे सकते थे। आप गन्ने का पेमेंट दिलवा सकते थे, आप बिजली कम से कम 24 घंटे नहीं, कम से कम 20 घंटे लगातार दिलवा सकते थे। एक मिनट सुन तो लीजिए, 1 मिनट। आप जो हैं वहां पर, आप जाइए, आप दौरा कीजिए, 1 मिनट आप मेरी सुन तो लीजिएगा। नावेद भाई, मैं आप टेलीविजन पर बैठ के खाली ये कह देना कि काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नावेद भाई, ये प्रैक्टिकल है। आप सुबह आप सरकार में, अभी आप चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाई दीपक सिंघल जी को, वो आपको बता देंगे कि कितना पेमेंट रुका हुआ है। अच्छा ठीक है, बड़े सवाल पर आ जाए। सुनो मनोज बड़े सवाल पर आ जाए। सुनो यानी हम एक बड़े सवाल पर आ जाए। ये देखिए, तो सब पार्टियों में हम देख रहे हैं। एआईसीसी का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? नहीं, आप बोलिए जब बताएंगे। एआईसीसी का मतलब समझते हैं कि नहीं? एआईसीसी का मतलब पूरा समझते हैं। क्या फुल फॉर्म है? वो जो पूछिए नावेद जी, आप तो बता दीजिएगा। कम से कम आप तो मंत्री हैं मुलायम सिंह जी, सुनिए,
कम से कम जो समाजवाद की परिभाषा वो तो बता दीजिएगा। जो मुलायम सिंह जो अरे सत्ता में आए थे हो, कह रहे थे कि वंशवाद की राजनीति होती है। आपका तो घर में पैदा होने वाला बच्चा भी एसडीएम और डीएम बनना, नौकरी से वंचित कर दिया गया आपने सब लोगों को। ठीक है। आपने किसी को जाति बिरादरी को, किसी धर्म के आदमी को नौकरी दी है, क्या ये समाजवादी है? नहीं, ये समाजवाद है क्या? ठीक है नावेद साहब, ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग हम जरा पीयूष जी को ले आए। जिस तरह से आप दोनों मिले हुए हैं, ऐसी मैं यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, मुलायम सिंह जी मिले हुए उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अगला चुनाव कोई मुद्दा नहीं होगा सिवाय तुम दोनों का हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का। अरे भैया 5 साल आपने सरकार चलाई, आप दोनों मिले हुए दिख रहा है और सरकार चलाई है। अरे भाई आप तो बोलो मत शुक्ला जी, आपने तो अपने एजेंट को वहां से हैदराबाद से बुला के बिहार में भेज दिया था, कैंडिडेट खड़े कर दिए थे कि किसी भी तरह से वहां पर सरकार चली जाए। आप क्यों बोल रहे हो? अरे भैया राजीव जी 7 साल तक आप प्रदेश की सरकार चलाते रहे, बिजली संकट आपकी अच्छा ठीक है मनोज जी, फिर हम बहुत जगह घूम लिए। ठीक है, ठीक, हम अलग अलग जा रहे हैं, कभी हम हैदराबाद, कभी उत्तराखंड, ठीक, मुजफ्फरनगर, केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जरा पीयूष जी की टिप्पणी सुन लीजिए, फिर उस पर एक कमेंट करेंगे। बोला चल नहीं बोल रही जिसमें बात ठीक पीयूष जी, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। बीजेपी का भी फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पहली रैली वहां से शुरू हुई, सुरेश राणा को पार्टी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पार्टी का फोकस भी वहीं है क्योंकि इमरान मसूद को वहां से लाया गया। सरकार का फोकस भी धीरे धीरे वहीं जा रहा है क्योंकि आज मुख्यमंत्री खुद गए और 1000 करोड़ रुपए का पैकेज वहां पर दिया, सौगात दी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही इस बार चुनाव की दिशा तय करने जा रहा है सर? देखिए लग तो ऐसा ही रहा है। देखिए आपको याद होगा कि पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था तो शुरुआत यहीं से हुई थी, मुजफ्फरनगर से हुई थी। और अभी भी मुझे लगता है कि इसी तरह से, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो चूंकि भाजपा को हिंदू वोट पोलराइजेशन करा के हिंदू वोटों को अपनी झोली में डालना है, और समाजवादी पार्टी जिसके हाथ से ऐसा लग रहा है कि लगातार जो एक मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक रहा है धीरे धीरे, तो उनको निश्चित रूप से, इसीलिए देखिए मुजफ्फरनगर जो है पूरा पूरा, और पश्चिम कैराना कराया गया, उधर कैराना की घटना होती है वहां पे, किस तरह से होती है, लगातार ये फोकस बना रहेगा और अगले 9 महीनों तक ये बना रहेगा और इस तरह की घटनाएं होंगी सबका। देखिए इसीलिए आज अखिलेश जी भी गए वहां पे और उन्होंने इस तरह का पैकेज दिया वहां पे ताकि वो मरहम लगा सके। जो समुदाय अब धीरे धीरे खिसक रहा है समाजवादी पार्टी से, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक, वहां पे किसान भी है, मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसलिए इस वजह से काफ़ी उसका महत्व है। और अगर वहाँ पे पोलराइजेशन होता है तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी इलाका वो है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे जो है, देखिए सहारनपुर और ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी, तो ये पूरी जो है उस तरह से जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश को जो है इस तरह से बांटने में जो है कामयाब हो जाएंगी ये पार्टियां और उसका फायदा उठाएंगी। छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं। के शुक्ला साहब, क्या पीयूष जी की जो टिप्पणी है, क्या उनका विश्लेषण जो है वो सही है? क्या यही सारे वो फैक्टर हैं जिस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण हो गया है? देखिए पीयूष जी की बात से मैं कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से मैं असहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ देशवासियों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमानों के लिए कुछ अलग करे, हिंदुओं के लिए कुछ अलग करे, ये उसने आज तक नहीं किया। वो 125 करोड़ देशवासियों, उत्तर प्रदेश के सारे निवासियों के लिए सब कुछ करेगी। इसमें आपको मैं एक मोदी जी का इंटरव्यू की याद दिलाना चाहूंगा। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए तो एक प्रतिष्ठित चैनल ने उनसे पूछा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या किया? उन्होंने कहा मैंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा क्या मतलब? बोले मैंने गुजरात के 9.5 करोड़ गुजरातियों के लिए सब कुछ किया है, और हिंदुस्तान का अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करूंगा, ईसाइयों के लिए नहीं करूंगा, हिंदुओं के लिए नहीं करूंगा, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के लिए सब कुछ करूंगा। नावेद साहब टिप्पणी करिए, जवाब दे दीजिए, समय खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर काम, नावेद साहब जवाब दीजिए। वो काम करेगा देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। ठीक है, देखिए हमें जो कहना था हमने कह दिया। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश नहीं देखते, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम विकास कर रहे हैं। विकास की हमने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर के पैरेलल के
शुक्ला साहब और त्यागी साहब एक दूसरी लकीर खींचना चाहते हैं, जो मुल्क को बांटने की लकीर है, ताकि माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उससे लोगों को हटा करके हमारी तरफ से कोई, सब हमारे साथ है, मुसलमान भी हमारे साथ है, हिंदू भी हमारे साथ है, सिख भी हमारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं और 2017 में इंशाल्लाह हम सरकार बनाने दोबारा जा रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है शुक्ला जी, त्यागी साहब से पूछिए एआईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। अभी बता देंगे, अभी बताएंगे, अभी बताते हैं, अभी आपको सब चीज बताएंगे सिद्दीकी जी। उत्तर प्रदेश में ना तो आप ही आएंगे और ना आपके मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आएंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी। मगर जो अभी पहले राजू जी के शब्दों का जवाब देता हूँ। अभी जो जवाब इन्होंने पूछा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहा है, अगर आपने देखा हो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, और ये जो इस टाइम इन्होंने जो सरकार भी बनाई है इसमें सबसे बड़ा योगदान इसमें समाजवादी पार्टी का रहा है। जो केंद्र की सरकार जो बनी है उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक भावुक जितने लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, सेंटिमेंटल लोग होते हैं, ये सोचते नहीं, जज्बाती लोग होते हैं, उस वजह से भी जो है देखा जाए उसमें इन्होंने मिलकर के एक मिनट दंगा कराया, उसको हिंदू वोट पोलराइज कराया इन लोगों ने, और उसका परिणाम ये निकला कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गए। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देन थी कि इन्होंने वही हवा पूरे देश में चलाई। अभी बताए थे गुजरात मॉडल, हमने देख लिया गुजरात मॉडल और जनता ने भी देख लिया गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल आपने जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया, वो गुजरात मॉडल आपने लागू कर दिया। सुनिए, वो गुजरात मॉडल लागू कर दिया, आप सुनिए, आपने वो गुजरात मॉडल लागू कर दिया मुजफ्फरनगर में भी। और सुनिए, उस गुजरात मॉडल को लागू करने में आपका योगदान रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपकी बार जनता आप लोगों को सबक सिखा देगी। उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, उसका एहसास लखनऊ में। ठीक है, सबके अपने अपने दावे। एक मिनट राजीव जी, मुख्यमंत्री हर डिबेट में हर पार्टी के अपने अपने दावे होते हैं। अब अंतिम फैसला हर बार हम कहते हैं कि चुनाव में प्रदेश की जनता कर देगी। सपा के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने, और कांग्रेस पार्टी के। लखनऊ में बहुत शुक्रिया, मुख्यमंत्री देखकर बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। रावेश सिद्दीकी साहब बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। के शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी आप इस चर्चा में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।